हेलो एवरीवन। आज हम सभी को पढ़ना है मैक्स वेबर का जो पार्ट 3 है, उसमें हम कवर करेंगे जो बाकी की थ्योरीज रह गई थी। तो उसमें हमने काफ़ी कुछ ऑलरेडी पढ़ रखा है और आई थिंक आज हम वेबर को कवर कर लेंगे। तो आपने जब इतना टाइम दिया ही है हमारे लेक्चर्स में, तो जो लास्ट पार्ट है उसको थोड़ा सा और टाइम दे दीजिए, और इसके बाद जो भी हमारे थिंकर्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इस पार्ट को भी आप अच्छे से देखिएगा, क्योंकि इसमें भी हम काफ़ी चीज़ें इम्पोर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे, मैंने आज कुछ मेंशन किया है जो लिखा है मल्टी डायमेंशनल थ्योरी। इसको 3 स्टेजेस थ्योरी भी कहते हैं, और फिलहाल हिंदी में ये स्त्रीकरण का बहुस्तरीय सिद्धांत है, जिसमें हम स्ट्रैटिफिकेशन की बात करेंगे अकॉर्डिंग टू वेबर। नेक्स्ट हमें जो पढ़ना था वो तो था स्टेटस ग्रुप, क्योंकि हमने यहाँ तक कवर कर लिया है। तो जब हम स्टेटस ग्रुप की बात करेंगे तो उससे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा स्त्रीकरण का सिद्धांत क्या है जो वेबर ने दिया है। तो मैंने इसको पहले यहाँ पे मेंशन किया है ताकि आपको स्टेटस ग्रुप अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज का हमारा जो लेक्चर रहेगा वो बेसिकली इन्हीं पे बेस्ड है, स्टेटस ग्रुप, सोशल क्लोजर, आइडियल टाइप और थ्योरी ऑफ रिलीजन, जो कि आपको पता ही होगा कितना इम्पोर्टेंट है, कितना ज़्यादा इसमें से पूछा जा रहा है। तो इन सभी को हम इस आज के लेक्चर में कवर करेंगे और इसी के साथ साथ हमारे वेबर भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो हम इससे पहले जानते हैं कुछ यूनिक थिंग्स, जो कि है मल्टी डायमेंशनल थ्योरी ऑफ वेबर, जिसको हम 3 स्टेज थ्योरी भी बोलते हैं, और हिंदी में इसको बोलते हैं स्त्रीकरण का बहुस्तरीय सिद्धांत। तो जब वो स्ट्रैटिफिकेशन की बात करते हैं, जैसे कि जनरली भी आपको पता होगा स्ट्रैटिफिकेशन कब होता है। स्ट्रैटिफिकेशन का सीधा मतलब ही होता है असमान वितरण, अनइक्वल जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो स्ट्रैटिफिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। लेकिन किस चीज़ का जो असमान वितरण की हमने बात की, तो वो किस चीज़ का असमानता होगी, किस चीज़ का असमान वितरण होगा, तो सीधे आपको समझ में आ रहा है। जब हम वेबर के पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं तो हमने जो सबसे पहले पढ़ा था वो था पावर की, पावर की वो बात करते हैं। तो इसी जो इनकी ये थ्योरी है, इसी को कहते हैं एक तरह से इसको स्त्रीकरण का शक्ति का भी सिद्धांत कहते हैं इसको। तो आपने देखा, जब हम वेबर की बात करेंगे तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ निकल के आती है शक्ति, जिसको हम कहते हैं पावर। तो जब हम शक्ति की असमानता की बात करेंगे तो मुझे समझ में आएगा कि स्ट्रैटिफिकेशन की जो बात हो रही है वो पावर के पर्सपेक्टिव में करते हैं वेबर। तो हमने यहाँ पे देखा कि इसमें शक्ति बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो किस चीज़ में इन्होंने बात की? शक्ति की बात की, और शक्ति में वो बताते हैं कि जो किसी भी समाज में शक्ति बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तो ऑब्वियसली अगर आप नॉर्मल सोसाइटी को देखें तो हर समाज में शक्ति एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है। और शक्ति ही क्यों, शक्ति के आप किसी व्यक्ति को देखेंगे तो व्यक्ति के पास भी एक पावर बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है। आजकल हम सोसाइटी में सिर्फ उन्हीं लोगों को इम्पोर्टेंस देते हैं जिनके पास अच्छी पावर होती है या अच्छी इनकम होती है। तो उन सभी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, जिससे आप ये थ्योरी समझ जाएंगे। तो शक्ति के बारे में हमने देखा कि इसको स्त्रीकरण के शक्ति का भी सिद्धांत कहते हैं, और अगर हम सोसाइटी के पर्सपेक्टिव में देखें तो जो शक्ति है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वेबर ने इसमें क्या किया है, उन्होंने कहा ये जो शक्ति है वो किसी भी समाज में 3 तरह से बटी होती है। उसमें 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं वेबर के अकॉर्डिंग। तो उसको हम देख लेते हैं कि वो जो 3 चीज़ें हैं वो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है किसी भी समाज में। और ये जो 3 चीज़ें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे वो काफ़ी पूछी भी जाती हैं, तो इसलिए आप इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। तो इसमें हमारी जो पहली चीज़, इसमें हमारी जो एक ट्रिक है वो हम आपको बता दें, EPS। आपको ये याद रखना, जब वेबर की बात होगी तो आप शॉर्टकट में नोट करेंगे पावर क्या है। पावर को उन्होंने किन 3 भागों में बांटा है, तो उन्होंने पावर को बांटा है EPS में। अब आप देखिए E से क्या है, तो वो सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिक की, इकोनॉमिक पावर। दूसरा P से क्या है, पॉलिटिकल पावर। और S से क्या है, सोशल पावर।
तो एक तो आपने देखा कि EPS आपको समझ में आ गया। तो जब भी स्ट्रैटिफिकेशन में के पर्सपेक्टिव में पावर को या ये भी पूछ लेता है कि सामाजिक स्थिरीकरण में किसने इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल पावर में बांटा है, तो उसमें हो जाएंगे आपके मैक्स वेबर। बाकी इसी तरह से आप देखेंगे और लोगों का भी है, तो आप कंफ्यूज ना हो इस वजह से अभी आपको हम यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ बताएंगे, आपको लर्न करना है EPS। ये क्लियर हो गया। अब हम देखेंगे इकोनॉमिक पावर से क्या होता है। तो इसमें आप देखेंगे इन्होंने बताया इकोनॉमिक पावर से, जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पे आर्थिक की बात हो रही है, तो इकोनॉमिक पावर से किस चीज़ का निर्माण होगा? वर्ग का निर्माण होगा। अब आप अपनी कॉपी पे ये स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं अगर आपको अच्छे मार्क्स गेन करने हैं, तो यहाँ से एग्जामिनर को अच्छे से समझ में आएगा कि किस तरह से आपने इनकी थ्योरी को समझा है। तो इकोनॉमिक पावर से क्या हुआ? वर्ग का निर्माण हो गया। अब जब यहाँ पे पॉलिटिकल पावर की बात करते हैं, तो पॉलिटिकल पावर से क्या होगा? किसी परिस्थिति का निर्माण होगा। जब वो सोशल पावर की बात करते हैं तो इसका मतलब सीधा है किसी दल का निर्माण होगा। तो अगर हम इसको इंग्लिश में देखें तो क्या होगा? वर्ग का निर्माण, इसका मतलब क्या हुआ? क्लास होगा। परिस्थिति का निर्माण, इसका क्या मतलब होगा? स्टेटस होगा। और अगर हम दल की बात करेंगे तो इसका क्या मतलब होगा? किसी पार्टी का निर्माण होगा। तो आपने देखा कि कौन सी तीन चीज़ों का निर्माण हो रहा है इसमें? क्लास, स्टेटस एंड पार्टी। और यही जो तीन चीज़ें थी, इन्हीं तीन चीज़ों को देखते हुए उन्होंने 1905 में एक ऐसे लिखा। कौन सा? उसका नाम क्या रखा? क्लास, स्टेटस एंड पार्टी। तो ये तो पूछा ही जाता है कि इनका ऐसे या बुक के नाम पे भी, या कभी कभी यही कॉन्सेप्ट पूछ लेता है कि इससे कौन रिलेटेड है। तो आप यहाँ पे सीधा समझ गए कि ये है मैक्स वेबर का क्लास, स्टेटस एंड पार्टी। और ये कब पब्लिश हुआ? अगर ये पूछ ले तो ये होगा 1905 में। इसको ऐसे या बुक किसी भी रूप में पूछा जा सकता है। तो आपको लर्न क्या करना है? क्लास, स्टेटस जो पार्टी है वो कौन से ईयर में पब्लिश हुई? तो 1905 में। यहाँ ये क्लियर हो गया। और एक चीज़ आपको जो समझ में आई वो समझ में आई कि उन्होंने क्लास, स्टेटस एंड पार्टी, और यही जो था इसी को आंद्रे बेते जो मैंने बताया था, उन्होंने इसी को यूज़ किया था, क्लास, स्टेटस और पार्टी को कास्ट, स्टेटस और पावर करके। तो उन्होंने इसीलिए उनको भारत का वेबर कहा जाता है, क्योंकि इसी को उन्होंने अपनी थ्योरी में यूज़ करके और आगे बढ़ाया था। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया, इकोनॉमी से वर्ग बनेगा, पॉलिटिकल से स्टेटस बनेगा, और सोशल से जो बनेगा वो पार्टी बनेगी। एक जो इम्पॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि इकोनॉमिक पावर की जब वो बात करते हैं तो वेबर ने कहा जो वर्ग निर्माण है उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो भी एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। उसमें ये कहते हैं कि वर्ग निर्माण क्यों होता है, कौन सी ऐसी कंडीशन है, कौन सी ऐसी दशाएँ हैं जिसकी वजह से वर्ग निर्माण होता है। तो वर्ग निर्माण की जो दशाएँ बताई हैं उन्होंने, वो भी 3 तरह की दशाएं बताई। और यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए जब आप क्लास की थ्योरी को पढ़ रहे हैं। तो हम यहाँ पे इसको मेंशन कर रहे हैं और आप भी इसको नोट डाउन कर लेना। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बताया? वर्ग निर्माण की, मैं यहाँ पे लिख दूँ, दशाएं बताई हैं। क्लियर? अब आपको देखना है कि ये कौन सी 3 दशाएं हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे आप नॉर्मली अगर देखें कि वर्ग निर्माण कैसे होता है तो भी आप समझ जाएंगे कि वर्ग निर्माण में क्या क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। तो इसमें इन्होंने पहली चीज़ बताई है वो है लाइफ चांसेस। ठीक है, लाइफ चांसेस जैसे कि जीवन के अवसर, जीवन के अवसर। तो आपने देखा ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ ही साथ आप जो दूसरा देखेंगे वो है हमारा इकोनॉमिक, या इसको कहते हैं प्रॉपर्टी भी कहीं कहीं कहते हैं। और लास्ट जो हमारा है वो है मार्केट सिचुएशन। ये जो मैंने आपको बताया है इसको भी सिचुएशन कहते हैं।
तो इन्होंने कहा कि जब किसी वर्ग का निर्माण होगा उसमें तीन चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण, तीन दशाओं का होना बहुत महत्वपूर्ण रखता है, बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं? पहले नंबर पर आपने देखा लाइफ चांसेस, दूसरे नंबर पे है इकोनॉमिक या प्रॉपर्टी सिचुएशन, तीसरे नंबर पे है मार्केट सिचुएशन। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है जिसमें आपको देखना होता है लाइफ चांसेस, इकोनॉमिक सिचुएशन और मार्केट सिचुएशन। इकोनॉमिक सिचुएशन को कहीं कहीं उन्होंने प्रॉपर्टी सिचुएशन भी कहा है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो जो जीवन के अवसर उन्होंने बताया है, इसमें ये क्वेश्चन आप सभी को शायद ना पता हो। गर्थ एंड मिल्स ने कहा, गर्थ और मिल्स कहते हैं एक चीज़ जो जीवन के अवसर की बात इन्होंने की है वेबर ने, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख दूँ, उन्होंने कहा वस्तुनिष्ठ लक्षण है। जीवन किसका वस्तुनिष्ठ लक्षण है? वर्ग निर्माण का। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है जीवन के अवसर, गर्थ और मिल्स ने कहा। तो ये भी पूछ सकता है किसने कहा, या अगर आप कॉपी पे लिखना चाहते हैं तो अगर ऐसे मेंशन कर देंगे तो एग्जामिनर को भी लगेगा कि हाँ आपने थोड़ा एडवांस लेवल की स्टडी की है। तो जीवन के अवसर को वस्तुनिष्ठ लक्षण क्यों माना है गर्थ और मिल्स ने? क्योंकि आजकल कोई व्यक्ति क्या नहीं चाहता कि उसके पास अवसर पावर हो, हर व्यक्ति चाहता है। लेकिन जिस व्यक्ति को जितने भी जीवन के अवसर मिलते हैं अपना जो क्लास है आगे बढ़ाने का, तो वही आगे बढ़ पाता है। इस वजह से उन्होंने कहा कि जो जीवन के अवसर हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट लक्षण है किसी भी क्लास के निर्माण में। यहाँ समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक या प्रॉपर्टी सिचुएशन। तो उसमें वो कहते हैं वर्ग निर्माण के लिए जितना इम्पोर्टेंट जीवन के अवसर है उतना ही इम्पोर्टेंट है इकोनॉमिक या प्रॉपर्टी सिचुएशन। जैसे आपके पास परिस्थिति होगी, इकोनॉमिक या प्रॉपर्टी सिचुएशन जितनी ज़्यादा होगी उतना ही अच्छा आपका वर्ग निर्माण हो पाएगा। तीसरा उन्होंने जो बात की वो बाजार सिचुएशन, परिस्थिति या मार्केट सिचुएशन की बात करते हैं। उसके पर्सपेक्टिव में वो कहते हैं कि वर्ग निर्माण में जितनी ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है उतना ही मार्केट सिचुएशन भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट में वही चीज़ों की सप्लाई होती है जिनकी डिमांड होती है। और मार्केट अगर आपकी अच्छी उसमें चल रही होगी तो ही आप वर्ग निर्माण में अपनी वस्तु को खरीद या बेच सकते हैं और इस तरह से अपने वर्ग को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये तीन दशाएं उन्होंने बताई जो कि बहुत एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। ये भी पूछी जाती हैं EPS जो हमने बताया, उसके साथ साथ आप याद कर सकते हैं LEM। अगर आपको लर्न नहीं हो पाता है तो वर्ग निर्माण की जो सिचुएशन है वो आप ट्रिक बना के लर्न कर सकते हैं। LEM, L का मतलब है लाइफ चांसेस, E का मतलब है इकोनॉमिक या प्रॉपर्टी सिचुएशन और M का मतलब है मार्केट सिचुएशन। यहाँ पे इन्होंने जब ये इतनी बात करते हैं तो वो बताते, अब अगर आपको ये समझना होगा कि वर्ग क्या होता है या वर्ग कैसे बनता है, तो उसको हम अगर बताएं किसी एक चीज़ में, तो वर्ग जो होता है, अब किसी भी जो व्यक्तियों का एक समूह होगा, पर्टिकुलर कोई भी व्यक्ति का ग्रुप हो सकता है, उसमें ये तीनों चीज़ें जब समान होंगी, कौन कौन सी चीज़ें? जीवन के अवसर और इकोनॉमिक सिचुएशन, मार्केट सिचुएशन, ये तीनों चीज़ें जब समान होती हैं तो किसी वर्ग का निर्माण होता है। तो आप एक चीज़ नोट डाउन कर लीजिए जो इम्पोर्टेंट है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आप भी लिख लो। ऐसे व्यक्तियों का समूह जिनके पास क्या होगा, अब देखिए ये जो चीज़ें मैंने बताई उसमें क्या एक इम्पॉर्टेंट की पॉइंट है, समान। कौन सी चीज़ें? ये जो मैंने आपको बताई हैं ये तीनों चीज़ें क्या होंगी? समान। कौन कौन सी? समान जीवन का अवसर। मैं थोड़ा ऊपर लिख दूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। जीवन का अवसर, वर्ग की स्थिति, और उसकी मार्केट सिचुएशन यानी बाजार की परिस्थिति। तो ये आपने देखा कि जब वर्ग क्या है, कि वर्ग की अगर डेफिनेशन आपसे पूछी जाएगी कि वर्ग क्या है,
तो आप यहाँ नीचे आ जाइएगा और बताइएगा ऐसे वर्ग ऐसे व्यक्तियों का समूह होता है जिसमें समान जीवन का अवसर होता है, समान वर्ग स्थिति होती है और समान बाजार परिस्थिति होती है। तो जब ये तीनों चीज़ें होती हैं तो उसको हम कह सकते हैं वर्ग कह सकते हैं। कोई भी क्लास में ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर। उसमें लाइफ चांसेस, इकोनॉमिक सिचुएशन और मार्केट सिचुएशन होनी चाहिए, तभी वर्ग होगा। अब अगर हम बात करें, ये आपको इतना क्लियर हो गया, बहुत अच्छे से सेट हो गया होगा। हम अगर बात करें जो ये वर्ग उन्होंने बताया है, ये जो डेफिनेशन मैंने दी है आपको, वो किसकी है? वर्ग की। तो आपको वर्ग तो समझ में आ गया, लेकिन जो वेबर हैं उनके अकॉर्डिंग वर्ग के कितने टाइप हैं या वर्ग के कौन से टाइप हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। तो उन्होंने जो वर्ग के टाइप दिए हैं वो कहाँ पे मैं मेंशन करूँ? इधर कर दे रही हूँ, क्योंकि शक्ति से बनेगा वर्ग। वो टाइप दिए हैं उन्होंने 4। और ये स्टडी उन्होंने की थी यूरोप में स्टडी करके दी थी उन्होंने। मैं यहाँ पे मेंशन ना करके इधर मेंशन कर देती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा ज़्यादा स्पेस चाहिए, तो मैं इसको रब कर दे रही हूँ, आपको यहाँ पे बताती हूँ। तो ये आपने समझ लिया, यूरोप में स्टडी की थी, विशेषकर कहाँ की थी? जर्मनी में स्टडी की थी। और इसमें इन्होंने कितने वर्ग बताए थे? 4 वर्ग बताए थे। ये तो आपको क्लियर हो गया। वो 4 वर्ग कौन से, वो मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस चाहिए था, तो मैंने उसको रब कर दिया। अब देखिए, जो उन्होंने 4 इस वर्ग बताए हैं वो कौन कौन से हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ज़्यादातर उसमें नहीं दिया गया है या नहीं लोगों को पता होगा। तो वर्ग कौन कौन से 4 बताए उन्होंने, वो आप जान लीजिए। पहले तो वो जो बात करते हैं वो हाई क्लास की बात करते हैं। तो जो हाई क्लास की बात करते हैं वो कौन सा क्लास है? उसको जैसे कि आप नॉर्मली भी जानते होंगे, क्या कहा जाएगा? हाई क्लास कौन सा होगा? जिसके पास संपत्ति होगी। तो वो हो गया हमारा संपत्ति युक्त, या आप याद कर लें उच्च वर्ग। तो ये हो गया पहला क्लास, जिसके पास संपत्ति बहुत ज़्यादा है, संपत्ति युक्त उच्च वर्ग। तो अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे समझना चाहें कि संपत्ति युक्त उच्च वर्ग कौन सा होगा, तो वो होगा उद्योग वर्ग, जिसके पास उद्योग होंगे वो। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कहीं कहीं पे ये मेंशन है और कहीं कहीं पे ये मेंशन है। तो आपको इसके साथ साथ ये भी लर्न करना होगा, क्योंकि हो सकता है वो ये वाला पूछ ले, हो सकता है वो ये वाला पूछ ले, लेकिन टाइप 4 ही रहेगा। नेक्स्ट हमारा जो है वो है संपत्ति विहीन श्वेत वसन वर्ग। तो आप ये नोट कर लीजिए। संपत्ति विहीन श्वेतवसन वर्ग में कौन कौन से आएंगे? जो आपका प्रोफेशनल क्लास है। प्रोफेशनल वर्ग कौन सा है? प्रोफेशनल वर्ग में क्या क्या आएंगे? जैसे आपके हो गए डॉक्टर, इंजीनियर, ये लोग आएंगे प्रोफेशनल क्लास में। तो ये भी इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है 3rd नंबर पे वो है पति बुजुर्वा, जिसको हिंदी में कहेंगे पतित बुजुर्वा। जिसको इसमें कौन से आएंगे? जो निम्न वर्ग के लोग होंगे वो आ जाएंगे। निम्न वर्ग के लोग किस में आएंगे? पतित बुजुर्वा में। लास्ट जो है हमारा, उसको उन्होंने कहा है नीले वस्त्र श्रमिक। तो अभी कहीं पूछ ले नीले वस्त्र श्रमिक, तो आप सोचेंगे ये क्या होता है, इसलिए आपको ये याद करना पड़ेगा। तो इसमें क्या आएंगे? जो नीले वस्त्र श्रमिक हैं उसमें उन्होंने मजदूर कैटेगरी को रखा है। तो यहाँ पे हो जाएगा मजदूर वर्ग, और इसको निम्न मध्य वर्ग भी कह सकते हैं, क्योंकि ये बीच का रहेगा।
तो आपने देखा मैंने जो आपके साथ 4 टाइप ऑफ क्लास डिस्कस किए अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर, आई थिंक मे बी ये आपके लिए थोड़ा सा न्यू या रिलायबल हो सकता है। और अगर नहीं भी रिलायबल है फिर भी आपको अगर अपनी कॉपी थोड़ा सा अलग बनानी है बाकी स्टूडेंट से, तो आपको ये मेंशन करना होगा जब भी आप क्लास की या फिर स्ट्रैटिफिकेशन की बात करेंगे तो आपको मेंशन करना होगा। तो आपने देखा ये 4 तरह के वर्ग हैं अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर। आपने पहले तो ये लर्न किया। पहला कौन सा है? संपत्ति युक्त वर्ग, जिसको उद्योग वर्ग भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा संपत्ति विहीन श्वेत वसन वर्ग, जिसे क्या कहा जाता है? श्वेत वसन जो था वो वर्ग, उसको क्या कहा जाता है? प्रोफेशनल वर्ग। प्रोफेशनल में क्या आएगा? डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, ये सब आएगा। नेक्स्ट है हमारा पेटी बुजुर्गा यानी पतित बुजुर्गा, जिसको निम्न मध्य वर्ग भी कहते हैं। लास्ट हमारा है नीले वस्त्र के श्रमिक, जिसे हम मजदूर वर्ग भी कहेंगे। तो हो सकता है वो इस कॉलम के तहत पूछ ले या इस कॉलम के तहत पूछ ले। आपको लर्न क्या करना है? एक संपत्ति युक्त वर्ग है, दूसरा संपत्ति विहीन वर्ग है, तीसरा पेटी बुजुर्गा है और चौथा नीले वस्त्र के श्रमिक हैं। अब नीले वस्त्र के श्रमिक से अगर आप रिलेट करेंगे तो आप रिलेट कर लेंगे, उसमें जो मजदूर वर्ग होगा वो आएगा। पेटी बुजुर्गा में तो मिडिल क्लास के लोग आते ही हैं, और जो श्वेत वसन वाले हैं वो आपके हो जाएंगे प्रोफेशनल क्लास में, और जो संपत्ति युक्त वर्ग हैं जिनके पास संपत्ति है वो तो ऑलरेडी उद्योग वाले होंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि जो स्ट्रैटिफिकेशन का थ्योरी था वो काफ़ी इम्पोर्टेंट था, उसमें काफ़ी नई चीज़ें भी आपने जानी। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट थ्योरी की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें ये हैं कि आप ये देख लीजिए पावर को उन्होंने कौन से 3 भागों में बांटा है, वो है इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल। और क्लास में उन्होंने कौन सी 3 दशाएँ बताई, वो है लाइफ चांसेस, इकोनॉमिक प्रॉपर्टी सिचुएशन या फिर मार्केट सिचुएशन। क्लास स्टेटस एंड पार्टी उनकी जो बुक या ऐसे था वो कब पब्लिश हुआ? 1905 में। क्लास के उन्होंने 4 टाइप बताए हैं, और ये अध्ययन उन्होंने यूरोप या जर्मनी में उन्होंने करके स्टडी ये काम दिया था। विशेषकर जर्मनी में काम करके उन्होंने क्लास की ये 4 टाइप बताए थे। गर्थ और मिल्स ने इसमें कहा कि जो लाइफ चांसेस है वो वस्तुनिष्ठ लक्षण है, इम्पोर्टेंट है, तो ये पूछा जा सकता है। आप इसको नोट कर लीजिए। फिर हम अपने स्टेटस ग्रुप की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि वो इससे रिलेटेड था इसलिए मैंने पहले आपको क्लास समझाया। अब हम समझते हैं स्टेटस ग्रुप क्या है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट स्टेटस ग्रुप। स्टेटस ग्रुप बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और बहुत ही आसान भी है, तो बहुत आराम से आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हमें जानना है स्टेटस ग्रुप क्या है, या स्टेटस ग्रुप की बात सबसे पहले इन्होंने कब की। तो स्टेटस ग्रुप की बात इन्होंने की 1905 में अपनी बुक, जो इनकी बुक थी इकोनॉमी एंड सोसाइटी, उस बुक में इन्होंने इसकी चर्चा की सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे चर्चा की वो लिंटन ने भी इसकी बात की है, लेकिन वो इसके बाद में बात करते हैं। तो पहले बात करते हैं मैक्स वेबर 1905 में इकोनॉमी एंड सोसाइटी अपनी बुक में। स्टेटस ग्रुप जो होता है वो वेबर के अकॉर्डिंग जो ऐसे व्यक्तियों का समूह होता है जिसमें जो लोग होते हैं उन सबकी प्रतिष्ठा समान होती है। तो यहाँ पे क्या आपको याद करना है, एक तो यहाँ पे मतलब है इसका प्रतिष्ठा से। प्रतिष्ठा का क्या मतलब है? सीधा मतलब है सम्मान से, ठीक है। और इसमें वो बात करते हैं ऐसे व्यक्तियों का, मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक ये ग्रुप है, और ये जो ग्रुप है वो ऐसे व्यक्तियों का ग्रुप है, ऐसे व्यक्तियों का ग्रुप या समूह जिनकी प्रतिष्ठा क्या होगी? समान होगी। जैसे मैंने बताया ये एक ग्रुप है, तो इनकी क्या है, जो प्रतिष्ठा है, ये जो मैंने बताया ना प्रतिष्ठा, वो क्या है? समान है। तो ऐसा ग्रुप जिसकी प्रतिष्ठा समाज में समान है उसको कहेंगे स्टेटस ग्रुप। स्टेटस ग्रुप में जब वेबर बात करते हैं तो वो इंटरैक्शन के आधार पे करते हैं, ठीक है।
इंटरेक्शन के आधार पे उन्होंने स्टेटस ग्रुप की बात की है। इंटरेक्शन का क्या मतलब है, जैसे उन्होंने एग्जांपल में बताया कि एक शादी में जो लोग जिनको भी निमंत्रण दिया जाता है या आमंत्रित किया जाता है, तो उनका जो इंटरेक्शन होता है वो उस व्यक्ति के प्रति एक समान होता है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप किसी भी शादी में जाते हैं, तो जो समझ के आप जाते हैं कि हाँ इनकी शादी है, वो दूसरे के लिए भी उतना ही रिलेटेड होता है, तो वो भी ये सोच के जाता है कि उनकी शादी में जा रहे हैं, आप भी जितने खुश होते हैं सामने वाला भी उतना ही हैप्पी होता है। तो उन्होंने इंटरेक्शन के आधार पे स्टेटस ग्रुप की बात की है। ये मैंने आपको इसलिए बता दिया कि आपको कहीं पूछा जाए तो आप बता सकें अंतःक्रिया के आधार पे वो स्टेटस ग्रुप की बात करते हैं। और आपको ये समझ में आ गया स्टेटस ग्रुप है क्या? वो है समान प्रतिष्ठा वाले लोगों का एक समूह है, जिसमें एक ही जैसे लोगों का बात होगी, उनका क्या समान होगा, जो प्रतिष्ठा है वो एक समान होगी। वहाँ पे वो क्लियरली बताते हैं जो कास्ट है, एग्जाम्पल कास्ट को उन्होंने कहा है एक एडवांस स्टेटस ग्रुप है, स्टेटस ग्रुप है, कास्ट को उन्होंने बोला। ठीक है, तो एग्जाम्पल आपको क्या याद रखना है, कास्ट एक एडवांस स्टेटस ग्रुप का एग्जाम्पल है। किस तरह से, क्योंकि जैसे मैंने बताया एक जो उनकी प्रतिष्ठा होती है वो समाज में समान होगी, तो एक जाति को मानने वाले लोग जो होंगे उनका जो समाज में प्रतिष्ठा होती है वो एक समान होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की बात करें तो उनकी प्रतिष्ठा जो समाज में है वो सबकी अलग अलग है। तो एक जाति विशेष को मानने वाले लोगों की जो प्रतिष्ठा समाज में होगी वो क्या होगी, एक जैसी होगी। और यहाँ हमने बात की है जो भी व्यक्तियों का ग्रुप होगा वो समान प्रतिष्ठा से बिलोंग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये जो ग्रुप था वो ब्राह्मण जाति का था या किसी भी जाति का था, तो उसकी जो प्रतिष्ठा है वो समाज में सर्वोच्च है, ऑलरेडी पहले से बताई जा चुकी है। तो वो जितने भी समाज में ब्राह्मण पाए जाते हैं उन सभी की प्रतिष्ठा एक जैसी है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट हम यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो जो उन्होंने बताई है वो आपको बता दें। उन्होंने कहा कि जो वर्ग है, क्लास, जिसकी बात हमने अभी थोड़ी देर पहले की है, वर्ग और ये स्टेटस ग्रुप, स्टेटस ग्रुप एक समान नहीं है। उनका क्या मतलब है, क्लास और स्टेटस ग्रुप, आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाएं तो उन्होंने क्लियरली लिखा है कि क्लास एंड स्टेटस ग्रुप इज़ नॉट सेम। वो दोनों ही एक दूसरे जैसे नहीं हैं, वो दोनों में ही डिफरेंस है। जैसे मैंने आपको क्लास बताया था, तो क्लास में वो बात करते हैं कि जो 3 चीज़ों की बात करते हैं, लाइफ चांसेस, इकोनॉमिक और वो मार्केट सिचुएशन सेम होनी चाहिए, तो वो इसकी बात करते हैं। और जब हम स्टेटस ग्रुप की बात करते हैं तो उसमें उन्होंने कहा कि जो उनकी प्रतिष्ठा है वो एक समान होनी चाहिए। अब मैं यहाँ पे दूसरे एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रही हूँ आपको। फॉर एग्जांपल एक टीचर है, तो टीचर का क्या है, जो टीचर है उसका जो वर्ग है, क्या सारे जितने भी टीचर होते हैं उनका क्लास एक जैसा होता है? नहीं, सारे टीचर्स का जो क्लास है वो अलग अलग होता है। कोई हायर क्लास से बिलोंग करता है, कोई हो सकता है नीले जो श्रमिक वर्ग वाला बताया था उससे कर रहा हो, कोई संपत्ति विहीन वर्ग से बिलोंग कर रहा हो, कोई हो सकता है जो बुजुर्गा वर्ग है, जो पतित बुजुर्गा था उससे बिलोंग कर रहा हो। तो किसी भी क्लास से, जो 4 क्लास बताए हैं वेबर ने, उसमें से किसी भी क्लास से वो बिलोंग कर सकता है एक टीचर। लेकिन जो उनकी प्रतिष्ठा है, जो उसकी इमेज है किसी भी टीचर की, वो एक जो टीचर के रूप में एक पहले से सम्मान है वो सभी का एक जैसा होगा। तो वर्ग सभी का एक जैसा नहीं है, लेकिन जो उनकी प्रतिष्ठा है, टीचर की जो एक प्रतिष्ठा है वो सभी की क्या है, समान होगी। और इसीलिए इन्होंने कहा कि जो स्टेटस ग्रुप है उसमें एक समान प्रतिष्ठा के लोग रहते हैं। तो आपको समझ में आ गया स्टेटस ग्रुप क्या होता है। अब ये जो स्टेटस ग्रुप था उसी से प्रभावित होकर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो लेंस्की थे, उन्होंने क्या किया, 1966 में जो लेंस्की थे उन्होंने अपनी एक बुक लिखी, पावर, इसी के आधार पे एंड
पावर एंड प्रिविलेज्ड बुक लिखी अपनी, जो कि पूछी भी जा सकती है, हो सकता है आपको ना पता हो। तो 1966 में लेंस्की ने इनके सिद्धांत से प्रभावित होकर अपनी एक बुक लिखी थी, जो कि मैं भी पूछ ले तो आपको लर्न होना चाहिए। तो आपको स्टेटस ग्रुप आई होप समझ में आ गया होगा अच्छे से, और फिर अभी आप इसको नोट कर लीजिए अगर कुछ नोट करना है, फिर हम बढ़ते हैं सोशल क्लोजर की तरफ। ओके, लेट्स डिस्कस अबाउट सोशल क्लोजर। सोशल क्लोजर बहुत ही सिंपल है, उसके जस्ट अपोजिट ही है। समझिए जैसे आपने स्टेटस ग्रुप की अभी बात की, वैसे ही वैसे सोशल क्लोजर भी है। सोशल क्लोजर में सीधा मतलब है इसका, क्योंकि इसमें लिखा हुआ क्लोजर, क्लोजर का मतलब है क्लोज कर देना, यानी बंद कर देना। तो एक सोशल ग्रुप जो होता है, कोई भी ऐसे व्यक्तियों का समूह जो क्लोज करने, अभी अब आपको समझ में आ जाएगा, ऐसे व्यक्तियों का समूह जो अपने समूह में दूसरे व्यक्तियों को आने नहीं देता है, आने नहीं देता। तो इसका क्या सीधा इसका मतलब है, इसका सीधा मतलब है उसने क्लोज कर दिया, आने नहीं देगा, सोशल क्लोजर हो गया। तो क्लोजर का मतलब है क्लोज हो गया, अब वो अपने ग्रुप में दूसरे व्यक्तियों को आने नहीं देगा। एकदम सिंपल वर्ड में आपको मैंने समझाया, और आई होप आप भी ऐसे ही किसी को भी समझाएंगे तो आप कभी इसको भूलेंगे नहीं। क्लोजर से आप क्लोज याद रखिए और आपको ऐसे ही समझ में आएगा, क्लोजर क्लोज हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका भी कास्ट एग्ज़ाम्पल है, क्योंकि जैसे आप देखेंगे जाति, तो जाति व्यवस्था में क्या होता है, एक जाति का जो ग्रुप होता है वो अंतःविवाह के द्वारा अपने जो ग्रुप में है किसी दूसरे ग्रुप को नहीं आने देता। एग्ज़ाम्पल जो जाति व्यवस्था है वो इसी वजह से है क्योंकि सोशल क्लोजर है। तो जो जाति है वो विवाह की प्रक्रिया के द्वारा, विवाह की प्रक्रिया के द्वारा दूसरे व्यक्तियों की जो जातियां हैं उनको आने नहीं देता है। मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है, आप इसको एक्सप्लेन कर लेना अपने अकॉर्डिंग। तो इसका ये मतलब है जो जाति व्यवस्था है उसके माध्यम से जो शादी के जो प्रोसेस होता है उसमें हर व्यक्ति अपने ही जाति के लोगों को प्रेफरेंस देता है। तो इसका मतलब है सोशल क्लोजर, जो सोसाइटी है उसने क्लोज कर दिया है, वो अदर ग्रुप के मेंबर्स को आने नहीं देता। सिंपल सा मतलब है और इसमें कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं है। तो मैंने आपको इसलिए एक्सप्लेन किया, बताया था कि आपको एक तो कॉन्सेप्ट लर्न हो जाए कि इनका है, दूसरा मीनिंग लर्न हो जाए। तो आपको ये दोनों ही समझ में आ गए और मेरा भी जो एम था वो सक्सेस हो गया। अब नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा आइडल टाइप, उसको हम बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए और अभी हम कुछ सेकंड में उसको कवर करते हैं, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। ओके, हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं अपने बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को, जो कि हमारा है आइडल टाइप। आइडल टाइप की अगर हम बात करें सबसे पहले क्या होता है, तो आइडल टाइप कुछ भी नहीं होता है, एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क होता है या सैद्धांतिक चित्र होता है। ठीक है, ये एक नॉर्मल मीनिंग हो गई। यहाँ पे हम बात करेंगे आइडल टाइप जो कॉन्सेप्ट था वो जो वेबर ने लिया है वो किससे लिया है, क्योंकि आजकल एग्ज़ाम्स में ये भी पूछा जा रहा है ये कॉन्सेप्ट किसका है, पहले इस पर किसने बात की, कौन सी बुक में बात की, किससे प्रभावित होकर की, और इनसे कौन प्रभावित है। तो ये सारी चीज़ों पर आजकल के एग्ज़ाम को अगर निकालना है तो हमें फोकस करना होगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं आइडल टाइप की जो धारणा थी वो किससे इन्होंने ली थी, वो ली थी इमैनुअल कांट से। इमैनुअल कांट से इन्होंने इस धारणा को लिया था। ये क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, अगर एग्ज़ाम एडवांस लेवल का बनता है तो पूछा जा सकता है मैक्स वेबर का जो आइडल टाइप है वो किससे प्रभावित होकर लेते हैं, तो आंसर होगा इमैनुअल कांट। ये समझ में आ गया। अब हम देखते हैं आइडल टाइप होता क्या है। तो जैसे मैंने आपको बताया ये एक सैद्धांतिक चित्र होता है, सैद्धांतिक चित्र होता है, और
इसमें क्या होता है, ये जो है इसमें कोई भी रियलिटी नहीं होती है। ये एक ऐसे ही फ्रेमवर्क बना लिया जाता है और इसमें बहुत ही चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है। इसका मतलब है कोई एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई भी चीज़ है तो उसको बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर हाइपरबल करके अतिशयोक्तिपूर्ण दिखाया जाता है। तो इसमें ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो आइडल टाइप है इट्स नॉट हाइपोथेटिकल, मतलब हाइपोथेसिस नहीं होती है, ये कोई हाइपोथेसिस नहीं है, ये क्या है, एक्सेंचुएट होती है, यानी जो हाइपरबल होती है या फिर अतिशयोक्तिपूर्ण जिसे हम कहते हैं वो होती है। ये क्या होता है, अतिशयोक्तिपूर्ण होता है जो जो आपका आइडल टाइप है वो। तो आपने देखा कि एक तो ये सैद्धांतिक चित्र है, ऊपर से इसमें बहुत ही चीज़ों को बढ़ा बढ़ा के दिखाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। और आप जब भी आइडल टाइप की बात करेंगे तो आपको ध्यान रखना होगा कि इसमें चीज़ों को इतना एक्स्ट्रा बता दिया जाता है कि उसके आधार पे हम वास्तविकता का पता लगा सकें। तो इसके आधार पे हम क्या करेंगे, वास्तविकता का पता लगा सकें, इसलिए इसको बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है ताकि आप वास्तविकता का पता लगा सकें। जैसे अभी आपने देखा हायर एजुकेशन 51 वाला जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें लोगों ने बहुत बढ़ा चढ़ा के अपने आंसर्स बताए। वाई, ताकि वो एक वास्तविकता का पता लगा सकें और वो ये जान सकें कि एक्चुअल में मेरिट कितनी जा रही है। क्योंकि लोग इसलिए और एक्स्ट्रा बता देते हैं कि अगर मैंने इतना बताया है तो सामने वाला जो है वो डर के अपना और एक्स्ट्रा बताएगा कि भाई आपके 80 नंबर हैं तो ठीक है, जब इसके 80 हैं तो हम अपने 75 बता दें। तो इसलिए वो और बढ़ा के बताते हैं कि जो अगला व्यक्ति है वो अपनी वास्तविकता बताएगा। अगर वो पहले ही कहेगा मेरे 65 हैं तो वो भी अपना कह देगा मेरा 62 है या 67 है, ऐसे करके बता देगा। तो इसलिए वास्तविकता का पता लगाने के लिए लोग अपनी चीज़ों को हाइपरबल करके अतिशयोक्तिपूर्ण दिखाते हैं, चीज़ों को इतना बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं। तो इसमें आइडल टाइप में क्या होता है, ये एक सैद्धांतिक चित्र होते हैं जिसमें कुछ लक्षण दिए होते हैं, किसी वास्तविकता का पता लगाने के लिए हम उसको बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं। तो क्लियर हो गया होगा आइडल टाइप क्या होता है, वास्तविकता का निर्माण लगाने के लिए चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर बताया जाता है, बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। ये आपको क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर हमें ये देखना है कि किस तरह से हम चीज़ों को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं, तो अगर हमें इसका एक एग्जाम्पल नोट करना है तो हम एक भारतीय समाज का उदाहरण लेते हैं। ये मान लीजिए हमारा भारतीय समाज है, एक स्ट्रक्चर हमने बनाया और हमें इसके आइडल टाइप को दिखाना है। तो अगर हम भारतीय समाज के आइडल टाइप की बात करें तो हमें एक जनरल अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि कैसा होता है। तो उसमें क्या होता है, पुरुष प्रधान होता है। हमारा भारतीय समाज कैसा है, पुरुष प्रधान समाज है। दूसरा, उसमें एक चूल्हे की भावना होती है। तीसरा, उसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता इतनी नहीं, उस पर फोकस नहीं किया जाता है, व्यक्तिगत क्वालिटी पे फोकस नहीं किया जाता है। उसमें धर्म का महत्व होता है। तो ये हो गया हमारा कुछ भारतीय समाज का एक आइडल टाइप हमने बनाया। ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं और हमने इसको थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बताया। अब ये सारी चीज़ें जब हमको पता होंगी तो इसके आधार पर हम एक वास्तविकता का पता लगाएंगे कि वास्तव में जो भारतीय समाज है वो कैसा है। तो जब हम देख लेंगे, हमें ये चीज़ें पता चल जाएंगी तो हम उसको इजीली फाइंड आउट कर लेंगे कि हाँ, क्या वाकई में भारतीय समाज में पुरुष प्रधान देश है, क्या एक चूल्हे जैसी भावना पाई जाती है, व्यक्तिगत फ्रीडम है कि नहीं, धर्म का कितना महत्व है। हो सकता है यहाँ पे मैंने बताया कि धर्म का बहुत ज़्यादा महत्व है बढ़ा चढ़ा के, लेकिन जब आप इसको इसके आधार पे फाइंड आउट करेंगे तो आपको पता लगेगा नहीं, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ धर्म का महत्व है। एक चूल्हे की बात यह है कि एक साथ बैठकर भोजन करते हैं, तो आप देखेंगे कुछ फैमिली में नहीं होगा, लेकिन मैक्सिमम जो
रियलिटी वास्तविकता निकल के आ रही है वो यही है कि हाँ एक चूल्हे जैसी कुछ भावना पाई जाती है। तो पुरुष प्रधान देश है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कि हाँ हर सोसाइटी में मतलब हर घर में ऐसा पाया जाता है। हो सकता है 1-2 घरों में महिलाओं का भी डोमिनेंस हो, लेकिन फिर भी एक आपको ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग जो होगी, जो वास्तविकता पता चलेगी, वो पता चलेगी हाँ ऐसा है। तो इसीलिए हायर एजुकेशन में लोग इतना बढ़ा चढ़ा के आंसर्स अपने बता रहे हैं ताकि वास्तविकता का वो पता लगा सके। तो आपको मैंने लेटेस्ट एग्जाम्पल के साथ समझाया है और मुझे लगता है अब तो आपने रिलेट कर लिया होगा आइडियल टाइप क्या होता है। यहाँ पे हम जब आइडियल टाइप की बात करते हैं तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है, एक लोग थे हेकमैन जिनका नाम था, वो आपको नए नए नाम मैं इसलिए बता रही हूँ सो दैट आप इसको लर्न कर पाएँ। इसके पहले मैंने गर्थ और मिल्स का भी बताया था कि उन्होंने उसको ऑब्जेक्टिव लक्षण बताया है लाइफ चांसेस को। अब यहाँ जब आइडियल टाइप की बात करेंगे तो हमें लर्न करना है हेकमैन के एक बुक थी 1983 में पब्लिश हुई थी और वो वेबर से प्रभावित होकर उन्होंने लिखा था। उनकी बुक का नाम था वेबर के जो आइडियल टाइप है उसी से प्रभावित होकर उन्होंने बुक लिखी थी आइडियल टाइप करके बुक लिखी थी और उसमें उन्होंने कंटेम्प्रेरी थ्योरीज़ को ऐड किया था। सोशल थ्योरी। तो ये जो बुक थी हेकमैन की 1983 में, मैं भी पूछ ले वेबर एन आइडियल टाइप एंड कंटेम्प्रेरी सोशल थ्योरी, अच्छी बुक है, मतलब आप देख सकते हैं कुछ यूनिक बुक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये भी कि इनकी थ्योरी से कौन प्रभावित था, तो हेकमैन प्रभावित थे। हेकमैन ने ये बताया कि जो वेबर हैं उन्होंने अपनी इस बुक में बताया कि वेबर ने कई तरह के आइडियल टाइप बताएं। उन्होंने कहा कि आइडियल टाइप के कई सारे टाइप्स बताएं। कभी एग्ज़ाम में ये पूछ ले कि कौन आइडियल टाइप का टाइप है या नहीं, तो कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो इसलिए हेकमैन ने बताया कि वेबर ने बहुत सारे आइडियल टाइप बताए हैं। तो मैं उन बहुत सारों को डिस्कस इतना तो नहीं, लेकिन 5 टाइप्स में उनको मैं डिवाइड कर रही हूँ कि कौन कौन से टाइप उन्होंने बताए। तो पहला जो उन्होंने टाइप बताया है वो हमारा हम नोट कर लीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़े ही टाइप हैं, तो उसमें हम देखेंगे। पहले तो वो बात करते हैं कि हिस्टोरिकल टाइप। हिस्टोरिकल टाइप तो टाइप ऐसा कुछ है नहीं। आइडियल टाइप में उन्होंने जो हिस्टोरिकल टाइप की बात की है उसमें ही वो बताते हैं कि एक एग्ज़ाम्पल देते हैं, जैसे पूंजीवादी जो बाज़ार सिस्टम था उसमें उन्होंने इसका एग्ज़ाम्पल रखा है। तो ऐतिहासिक से आप समझ रहे होंगे कि पुरानी बात हो रही है, तो उसमें उन्होंने पूंजीवादी बाज़ार का एक आइडियल टाइप बनाया था, उसको उन्होंने हिस्टोरिकल टाइप के अंदर रखा था। तो आप इसको लर्न कर लीजिएगा कि हिस्टोरिकल टाइप है। दूसरा जो उन्होंने टाइप बताया है वो है जनरल टाइप। जनरल का मतलब यही है जो मैंने आपको बताया, अतिशयोक्तपूर्ण, जो बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं वो है। तो इसमें आप लिख लीजिए अतिशयोक्तपूर्ण। और इसका एग्जाम्पल जो वो बताते हैं नौकरशाही यानी ब्यूरोक्रेसी। तो उसमें भी क्या होता है, बहुत बढ़ा चढ़ा के रूल्स बता दिए जाते हैं। जब मैंने आपको नौकरशाही पढ़ाया था तो बताया था कि ये होगा वो होगा, और एक्चुअल में एनईपी आने के बाद क्या कंडीशन है वो आपने देखा कि किस तरह से हो रहा है। तो इसमें भी बहुत बढ़ा चढ़ा कर बता दिया जाता है। नेक्स्ट उन्होंने जो बताया है वो है जेनेरिक। और जेनेरिक में बताते हैं, इसका मतलब है जो उत्पत्ति की बात करते हैं इससे रिलेटेड है, यानी उत्पत्ति संबंधी है। और इसमें उन्होंने बताया जो नेचुरल साइंस होती हैं हमारी, उसमें ये पाया जाता है, या इसका एग्जांपल आप रख सकते हैं प्राकृतिक विज्ञान में ये यूज़ होता है। क्योंकि जो प्राकृतिक विज्ञान है, नेचुरल साइंस, उसमें वो उसकी उत्पत्ति की बात देखते हैं कि किस चीज़ की कैसे उत्पत्ति हुई है, तो उसकी वो बात करते हैं। तो अभी आपने पढ़ा हिस्टोरिकल, जनरल और जेनेरिक। अब हम जो नेक्स्ट टाइप की बात करेंगे वो है हमारा स्ट्रक्चरल, और उसके बाद है एक्शन। तो स्ट्रक्चरल आइडियल टाइप में उन्होंने क्या बताया है वो भी जानना ज़रूरी है, उसको भी आप जान लीजिए। स्ट्रक्चर का मतलब संरचनात्मक है, और इसमें वो कहते हैं संरचनात्मक में जो किसी भी सोशल एक्शन के कारण जो घटित होता है, जैसे मैंने आपको बताया था फॉर एग्जांपल ट्रेडिशनल जो डोमिनेशन है, परंपरागत समाज, उसमें उन्होंने बताया था कि किस तरह से वो पाई जाती है। तो आप इसको मेंशन कर लीजिए। इसमें सोशल
एक्शन के कारण पर आधारित होगा। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पारंपरिक प्रभुत्व। पारंपरिक प्रभुत्व हो जाएगा। लास्ट वाला जो हमारा है वो है एक्शन आइडल टाइप। तो इसमें इन्होंने कहा जो एक्शन आइडल टाइप है वो हमारा किसी भी क्रिया पर आधारित होता है। जैसे कि हम भावनात्मक एक्शन की बात करें तो वो कर्ता के क्रिया पर आधारित होता है कि कोई व्यक्ति किसी क्रिया को क्यों करता है। तो वो इसलिए करता है क्योंकि वो किसी भी क्रिया के पीछे भावुक होता है। तो इसलिए इसमें इन्होंने ये बात की कि ये कर्ता की प्रेरणा पर आधारित होता है। और एग्जाम्पल आप याद कर सकते हैं जो आपका इमोशनल एक्शन है। तो ये क्लियर हो गया आपको। पहला इसमें अगर आप याद करना चाहें कि कौन कौन से आइडल टाइप की बात की है तो आप ये भी ट्रिक याद कर सकते हैं। HGGSA इस तरह के कुछ आइडल टाइप बताए हैं मैक्स वेबर ने कई सारे। और ये किसने बताया? हैकमैन ने बताया। तो उसमें हिस्टोरिकल आइडल टाइप हो सकता है, जनरल आइडल टाइप हो सकता है, जेनेरिक आइडल टाइप हो सकता है, स्ट्रक्चरल आइडल टाइप हो सकता है, एक्शन आइडल टाइप हो सकता है। हिस्टोरिकल आइडल टाइप का जो एग्जाम्पल है वो पूंजीवादी बाजार व्यवस्था को रखा गया है। और जो जनरल आइडल टाइप है उसमें जो चीज़ें को बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है उसको रखा गया है। फॉर एग्जांपल नौकरशाही को पूछ ले किस प्रकार का आइडल टाइप है तो वो हो जाएगा आपका जनरल आइडल टाइप। नेक्स्ट हमारा जो जेनरिक आइडल टाइप है वो प्राकृतिक नेचुरल साइंस में पाया जाता है। और फोर्थ वन है हमारा स्ट्रक्चरल आइडल टाइप। तो वो सोशल एक्शन की क्रिया पे कारण आधारित उस पर आधारित होता है जैसे कि हमारी ट्रेडिशनल डोमिनेशन होती है उस तरह से। और लास्ट वाला हमारा आइडल टाइप जो है वो है एक्शन यानी कर्ता की क्रिया पर आधारित होता है। और उसका एग्जांपल हमने बताया इमोशनल एक्शन। हमने जो भी क्रिया की वो आपके क्रिया के बाद प्रभावित होकर करी तो वो इस वजह से। तो मुझे लग रहा है आपको बहुत अच्छे से आइडल टाइप भी समझ में आ गया होगा। आइडल टाइप में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो थी वो भी समझ में आ गई होंगी। और आइडल टाइप्स के अगर टाइप्स पूछा जाए तो वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम लास्ट पढ़ते हैं थ्योरी ऑफ रिलीजन। चलिए तो अब हम अपना डिस्कस करते हैं थ्योरी ऑफ रिलीजन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वेबर के पर्सपेक्टिव में। इससे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जब आपने इतना टाइम दिया है सारी चीज़ों को अच्छे से कवर किया है तो अपना जो लास्ट है थ्योरी ऑफ रिलीजन वेबर का उसको भी हम कवर कर लेते हैं जो कि बहुत ही अच्छे से पढ़ने की नीड है। बिल्कुल धैर्य के साथ इसको पढ़िए क्योंकि जब कभी किसी काम को आप एक धैर्य के साथ करते हैं तो निश्चित ही आपकी विजय होती है। इसी सोच के साथ हम अपने जो वेबर की थ्योरी है उसका जो लास्ट टॉपिक है उसको बहुत अच्छे से कवर करते हैं। और बिल्कुल भी मोनोटोनस ना होते हुए हम इसको एक एक्साइटमेंट के साथ पढ़ते हैं कि थ्योरी ऑफ रिलीजन में उन्होंने क्या बताया। तो इससे पहले जो हमने पढ़ा था आइडल टाइप कुछ उसी से शुरू करते हैं उसी को जोड़ते हुए सो दैट आपको ये भी समझ में आए कि किस तरह से हम आइडल टाइप को अंडरस्टैंड करेंगे। तो जैसे कि आपने इसके पहले ये देखा कि आइडल टाइप जो होता है वो किसी घटना का की संरचना प्रक्रिया का एक सैद्धांतिक प्रारूप होता है या सैद्धांतिक चित्र होता है जिसके आधार पर हम समाज में घटित होने वाली वास्तविकता का पता लगाते हैं। तो जो आइडल टाइप होता है वो कोई वास्तविकता नहीं होती है, कोई हाइपोथेटिकल नहीं होता है। उसके आधार पे हम उसके जो लक्षण होते हैं उसके आधार पर हम एक वास्तविकता का पता लगाते हैं। तो कुछ इसी तरह जो वेबर थे उन्होंने एक कैल्विनवाद जो रिलीजन था कैल्विनवाद धर्म का एक आइडल टाइप तैयार किया था। और उस कैल्विनवाद का जो आइडल टाइप उन्होंने धर्म का तैयार किया था उसके आधार पे जो विश्व में और धर्म थे उनका आकलन किया था। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ क्लियर हुई, अगर कहीं पूछ ले कि वेबर ने किस धर्म का आइडल टाइप तैयार किया तो वो है कैल्विनवाद। तो सबसे पहले हमको क्या समझना है कि उन्होंने जो कैल्विनवाद था उसका क्या किया था, एक आइडल टाइप बनाया था। ठीक है। और जैसे कि आप जानते हैं कि आइडल टाइप में बढ़ा चढ़ाकर बातें की जाती हैं या बढ़ा चढ़ाकर किसी घटना को शो किया जाता है जिसके आधार पे हम रियलिटी के पता लगाते हैं। तो कुछ कैल्विनवाद जो था उसमें भी कुछ बातें थी जिसके आधार पर उन्होंने क्या किया था, अन्य विश्व का आकलन किया था।
विश्व के जो अन्य धर्म थे उसका आकलन किया, किसके आधार पर? कैल्विनवाद के आधार पे। कहीं अगर पूछ ले किसके आधार पे तो आपको पता होना चाहिए। अब जो कैल्विनवाद था उसमें दो बातों पे ज़्यादा फोकस किया गया था। वो दो बातें कौन कौन सी हैं? उसमें एक तो ये कहा गया था कि जो स्त्रीकरण का है, असमान स्त्रीकरण, उसको क्या किया गया था? सही बताया गया। एक तो ये बात की गई इसमें कैल्विनवाद में। दूसरा क्या किया गया इसमें, उन्होंने इसके साथ साथ ही जो पूंजीवाद था उसमें इन्होंने ये बताया कि जो प्रोटेस्टेंट धर्म था, प्रोटेस्टेंट धर्म से किसकी उत्पत्ति हुई? पूंजीवाद की उत्पत्ति हुई, ये बताया गया कैल्विनवाद में इसमें। तो इसके आधार पर जो वेबर का जो आइडल टाइप बना उसमें ये बताया गया, इस आइडल टाइप में ये देखा गया कि धर्म व पूंजीवाद में विशेष संबंध है, ये देखा गया। क्यों? क्योंकि एक तो ये पहले ही आपको पता है कि उन्होंने उसका आइडल टाइप बनाया, अब उसी के आधार पे वो विश्व के अन्य धर्मों का आकलन करेंगे। तो एक इमेज इनके उसमें माइंड में एक ये रहा कि जो धर्म है, धर्म और पूंजीवाद में एक विशेष संबंध है, क्योंकि ऐसी विशेषता कुछ इसमें पाई जाती थी और इसी के आधार पे इन्होंने आइडल टाइप बनाया। तो अब ये जो वेबर का काम हो गया, वो धर्म में ये ढूंढने की कोशिश करने लगे कि किस धर्म में दो चीज़ों की वो उन्होंने फाइंड आउट करने की कोशिश की। वो एक तो ये, इसमें इन्होंने ये देखा कि कौन से धर्म में कौन सा धर्म किस तरह से आर्थिक शक्ति को देखता है, या कौन से धर्म हैं जो आर्थिक शक्ति से प्रभावित होते हैं। दूसरा उन्होंने ये देखने की कोशिश की कि जो धर्म है वो कितने तार्किक हैं, यानी तार्किकता पे बल देने की कोशिश की। उसमें उन्होंने किस पे फोकस किया? रैशनैलिटी पे, यानी इसके आधार पे उन्होंने ये पता लगाने की कोशिश की कि कौन सा धर्म कितनी रैशनैलिटी रखता है या कौन सा धर्म कितना तार्किक है। तो इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम देखते हैं जो वेबर ने कितने धर्म की स्टडी की, वो धर्म थे 6। तो वेबर ने 6 धर्मों की स्टडी की और वो भी पूछा जाता है, तो आप उनको पहले याद करिए। तो ये 6 धर्म कौन कौन से हैं? इसमें हो गया हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध और यहूदी और है कन्फ्यूशियस। ये 6 धर्मों की स्टडी की वेबर ने। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, ये 6 धर्मों की स्टडी की वेबर ने। तो पहले तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि कौन से 6 धर्मों की स्टडी की है वेबर ने, तो ये 6 धर्म हो गए। अब इसमें इन्होंने ये देखने की कोशिश की कि ये जो 6 धर्म हैं उसमें कौन से धर्म में कितनी रैशनैलिटी पे फोकस किया गया और कौन से धर्म में आर्थिक शक्ति को किस तरह से देखा जाता है, ये इन्होंने पता लगाने की कोशिश की। क्योंकि जो आइडल टाइप बनाया था उसके आधार पे इन्होंने निष्कर्ष निकाला था कि धर्म और पूंजीवाद में विशेष संबंध है। तो यही फाइंड आउट करने की ये कोशिश करते हैं इन धर्मों में। तो इन्होंने ये देखा कि जो धर्म थे उसमें इन्होंने एक विशेष चीज़ जो पाई, वो ये देखा जो आर्थिक शक्ति की बात हो रही थी उससे कौन से धर्म प्रभावित हुए। ये क्वेश्चन अभी यूजीसी नेट में पूछा गया था। तो ये इस पर्सपेक्टिव में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इससे जो प्रभावित हुए धर्म, वो धर्म कितने थे? 3 धर्म ये पूछा गया था। तो उसमें कौन कौन से धर्म हैं? एक है हिंदू, दूसरा है कन्फ्यूशियस और तीसरा है ताओइज्म जिसको भी बोलते हैं। तो ये 3 धर्म जो थे उसमें आर्थिक शक्ति ने इन 3 धर्मों को प्रभावित किया गया था। तो ये क्वेश्चन अभी यूजीसी नेट में पूछा गया था, तो इसलिए ये इस पर्सपेक्टिव में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से धर्म आर्थिक शक्ति से प्रभावित थे। तो ये आपको पता चल गया कि ये 3 धर्म प्रभावित थे। इसके अलावा आपको ये पता चला कि इसमें इन्होंने इसके आधार पर इन 6 धर्मों का आकलन किया था और इसमें ये 2 चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं।
जिसमें इन्होंने ये पता लगाने की कोशिश की थी कि किस धर्म में कितना आर्थिक शक्ति को इम्पोर्टेंस दी जा रही है और कितना रैशनैलिटी को इम्पोर्टेंस दी जा रही है। तो ये आपको समझ में आया। दूसरा, इन्होंने धर्म और पूंजीवाद में एक विशेष रिलेशन देखने की कोशिश की है ये, और इसी के साथ साथ इन्होंने ये देखा कि जो कैल्विनवाद था उसमें असमान स्त्रीकरण को सही बताया गया और प्रोटेस्टेंट जो धर्म था उससे पूंजीवाद की उदय होती है ये बताया गया। यहीं पे जब हम इस थ्योरी ऑफ रिलीजन पढ़ते हैं तो एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस पर्सपेक्टिव में जो डेविस थे, उन्होंने जो वेबर हैं उनको क्या कहा है, आधुनिक समाजशास्त्र का जनक कहा है। तो इसमें दो क्वेश्चन है, एक तो ये पूछ सकता है आधुनिक समाजशास्त्र का जनक किसको कहा गया है, वेबर को, और दूसरा किसने कहा है, तो वो कहा है डेविस ने। ये क्वेश्चन अभी तक कहीं नहीं पूछा गया है तो ये पूछ सकता है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक थे डोनाल्ड मेकरे, उन्होंने एक मैक्स वेबर जो हैं उनका मोनोग्राफ तैयार किया था। क्या तैयार किया, मोनोग्राफ तैयार किया। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो गया। अगर पूछेगा वेबर का मोनोग्राफ किसने तैयार किया, तो किसने तैयार किया, डोनाल्ड मेकरे ने। आधुनिक समाज का जनक किसने कहा, तो कहा डेविस ने। और जो थ्योरी ऑफ रिलीजन है उससे ये निकल के आया कि इन्होंने धर्म के आधार पर ये देखने की कोशिश की कि किसी भी धर्म में जो आर्थिक व्यवस्था है, इकोनॉमिक सिस्टम है, क्योंकि आप शुरू से ही पावर से हमने इनका लेक्चर शुरू किया था तो ख़त्म भी पावर पे ही होगा, क्योंकि वो अपने जो भी इनकी थ्योरी है उसमें कहीं ना कहीं उन्होंने हर थ्योरी में एक तो इकोनॉमी की बात की है और दूसरा रैशनैलिटी की बात की। इन्हीं दोनों चीज़ों को लेकर इनकी सारी थ्योरी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन्हीं दोनों चीज़ों पे बेस्ड है। तो अगर कभी क्वेश्चन आपको नहीं फाइंड आउट हो पा रहा है तो अभी आप इस तरह से कर सकते हैं कि कहीं इकोनॉमी की बात हो रही, रैशनैलिटी की बात हो रही तो वेबर है। तो इन्होंने आर्थिक व्यवस्था के आधार पर धर्म की व्याख्या करने की कोशिश की थी, या इसको इन्होंने इम्पोर्टेंस दी थी, या पूछा था कि आर्थिक व्यवस्था हर धर्म में कैसी होगी। तो इसकी ये बात करते हैं कि किस तरह से कौन सा धर्म आर्थिक शक्ति को कैसे प्रभावित करता है, जो मैंने आपको बताया। तो इन 6 धर्मों में इन्होंने ये फाइंड आउट करने की कोशिश की कि इन धर्मों में आर्थिक व्यवस्था कैसी है, और उसी आधार पर इन्होंने बताया कि इन 3 धर्मों को आर्थिक शक्ति ने प्रभावित किया है। तो मुझे लगता है कि जो वेबर की थ्योरीज थी जिसमें मैंने डिस्कस किया है, वर्स्टचेहन, सोशल एक्शन, अथॉरिटी, डोमिनेशन, ब्यूरोक्रेसी, पैट्रिमोनिज्म, स्टेटस ग्रुप, सोशल क्लोजर, आइडियल टाइप, थ्योरी ऑफ रिलीजन, इसी के साथ साथ मैंने इनकी 3 स्टेजेस थ्योरी भी बताई जिसमें स्ट्रेटिफिकेशन के सिद्धांत को बताया है। तो सारी चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, और मुझे लगता है अगर आपने इतना टाइम दिया है तो निश्चित ही आपको भी सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। और इस पे हमने इतना टाइम इसलिए दिया क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट थिंकर थे, आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो सभी के पर्सपेक्टिव में। बाकी के जो थिंकर्स हैं उस पर इतना टाइम नहीं लगेगा, तो आप इतना ज़्यादा परेशान ना हो कि इतना ज़्यादा टाइम हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आप जब भी किसी चीज़ को बहुत ही ईमानदारी के साथ समय देते हैं तो उसका फल भी आपको ईमानदारी के साथ मिलता है। तो आप भरोसा रखिए, और अगर आपने हमारे लेक्चर को इतना टाइम दिया है तो डेफ़िनेटली आपको भी सक्सेस मिलेगी बहुत अच्छे मार्क्स के साथ, आप फिर किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो कुछ इन्हीं बातों के साथ हमारा जो वेबर का जो थ्योरी थी वो फिनिश होती है, और लास्ट में हम देख लेते हैं इनकी डेथ कब हुई थी। तो वो हुई थी 14 जून 1920 को इनकी डेथ हुई थी, और जो जन्म हुआ था वो 27 अप्रैल 1864 को हुआ था। तो जन्म और मृत्यु दोनों ही पूछता है, तो आपको दोनों ही लर्न होने चाहिए। तो हमें लगता है अगर आपने हमारे थ्योरी को, थिंकर्स को अच्छे से देखा होगा तो आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। हो सकता है 1-2 चीज़ों में आपको डाउट रहा हो तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं, और हमारी वीडियोस को देख के आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट तो मिलेगा डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो आप हमारे जो वीडियोज़ हैं उनको अच्छे से देखिए, समझिए, और उनको अगर आपने समय दिया है तो निश्चित ही आपको भी उसका अच्छा पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेगा।
थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट थिंकर के साथ और नई थिंग्स के साथ और कुछ न्यू आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।